लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। खंड 3, क्या करें कि दूसरे आपकी बात मान जाए। पहला, बहस से किसी का कोई लाभ नहीं। 125 पेज नंबर। बहस से किसी का कोई लाभ नहीं। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ समय बाद मैंने एक रात को लंदन में एक अनमोल पाठ सीखा। उस समय मैं सर रॉस स्मिथ का मैनेजर था। सर रॉस स्मिथ युद्ध के समय फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलिया सरकार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। युद्ध की समाप्ति पर सर रॉस ने आधे संसार का हवाई चक्कर लगाकर सारे संसार को दांतों तले अंगुली दबाने पर विवश कर दिया था। इस अभूतपूर्व प्रयास ने सारे संसार में विचित्र सनसनी फैला दी थी, क्योंकि इससे पहले यह कार्य किसी ने भी नहीं किया था। इस कार्य से प्रसन्न होकर इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें नाइट की उपाधि से विभूषित किया था और फिर वे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे चर्चित व्यक्ति बन गए थे। सर रॉस के सम्मान में दिए गए भोज में एक बार मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला और तभी डिनर के समय मेरे समीप बैठे एक हंसमुख से व्यक्ति ने एक हास्यास्पद सी कहानी सुनाई, जो इस कहावत पर आधारित थी, कोई दैवी शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रण में रखती है, फिर चाहे हम कितना भी प्रयास क्यों न कर लें। कहानी सुनाने वाला कहने लगा कि यह कहानी बाइबल की है और मुझे मालूम था कि यह गलत था। मुझे इस बारे में कोई संदेह भी नहीं था। तभी महत्वपूर्ण बनने की इच्छा के कारण और स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए मैंने स्वयं को सुधारक समिति का अध्यक्ष बना लिया है। वह व्यक्ति अपने बात से टस से मस भी ना हुआ। क्या शेक्सपियर का कोटेशन झूठ, बकवास या कोटेशन बाइबल का ही है? वह तो स्वयं को ही सही मान रहा था। मनगढ़ंत कहानी सुनाने वाला वह व्यक्ति मेरे दाईं तरफ बैठा था और पुराने मित्र फ्रेंड गैमंड मेरी बाईं ओर बैठे थे। गैमंड ने तो शेक्सपियर का साहित्य खूब पढ़ा था, इसलिए हमें लगा कि वे ही इस बहस का अंत कर सकते हैं। गैमंड ने पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और फिर मेज के नीचे से मेरे पैर पर अपना पैर मारते हुए कहा, डेल तुम सही नहीं हो, यह व्यक्ति ही सही है, यह कोटेशन वास्तव में बाइबल का ही है। रात को घर लौटते समय मैंने गैमंड से कहा, फ्रैंक यह क्या, तुम तो जानते थे कि यह कोटेशन शेक्सपियर का ही है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? इस पर फ्रैंक ने शांतचित्त होकर उत्तर दिया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यह कोटेशन हैमलेट नाटक के 5वें अंक के दूसरे सीन में कहा गया है। पर मेरे प्रिय डेल, हम उस भोज में अतिथि बनकर गए थे। किसी भी व्यक्ति को गलत सिद्ध करके क्या लाभ? इससे तो वह व्यक्ति हम दोनों को ही नापसंद करने लगता, क्योंकि तुम उसकी इज्जत खराब करना चाहते थे। उसने तुम्हारी सलाह तो नहीं पूछी थी, वह तो अपनी राय बता रहा था। फिर बहस करने से क्या लाभ? तीखी बहस से सदा ही 100 पग दूर भागना चाहिए। पहले बहस करना, लोगों की बात गलत प्रमाणित करना मेरा प्रिय शौक था और मुझे मेरे ऐसे सबक की ही अधिक आवश्यकता थी। अपनी युवावस्था में तो मैं संसार की प्रत्येक बात पर तर्क वितर्क करने के लिए तैयार रहता था। कॉलेज जाने पर भी मैंने तर्कशास्त्र का गूढ़ अध्ययन किया था तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। संभवतः लोगों में यह आदत होती है। मैं तो वहाँ जन्मा था। मैं संसार को दिखाना चाहता था कि मैं क्या हूँ। फिर वाद विवाद के ये सुर मैंने न्यूयॉर्क शहर में भी सिखाए। एक बार तो मैं इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखने की सोच रहा था, लेकिन अब यह सब सोचकर मुझे लज्जा आती है। मुझे अपने अब तक के जीवन में अनगिनत बहसों में भाग लिया है, उन्हें देखा सुना है और उसके बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि ईश्वर की एक रचना में हम बहस से केवल एक ही ढंग से लाभदायक हो सकते हैं, और वह यह है कि हम बहस से उसी प्रकार भागे जैसे हम भूकंप या सांप से बचकर भागते हैं। 100 में से 90 बार तो कोई लाभ इसलिए नहीं होता
क्योंकि दोनों ही पक्ष स्वयं को सही प्रमाणित करने का पूरा प्रयास करते हैं। बहस में जीत किसी की भी नहीं हो सकती। पराजित होने पर भी आपकी हार होती है, और अगर आप जीत भी गए तो भी पराजय आपकी ही होती है। क्योंकि मान लीजिए आपने पूरा प्रयास करके सामने वाले को गलत प्रमाणित कर भी दिया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसके प्रत्येक तर्क की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन इससे भी क्या होगा? आपको अच्छा तो लगेगा कि उसे सबके सामने नीचा दिखाया है, अपमानित किया है। आपने उसके गर्व को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है। वह तो आपकी जीत पर खिन्न हो जाएगा तथा जिस बात को सामने वाला बिना अपनी इच्छा के मानता है वह अभी भी उसी विचार का होता है। वर्षों पहले की बात है, जब मेरी कक्षा में पैट्रिक J.O. हेयर नाम का विद्यार्थी था। उसे बहस करने में बहुत आनंद आता था, हालांकि उसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक नहीं थी। एक बार वह शोफर का काम भी कर चुका था। वह मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वह ट्रक बेचने का धंधा करता था और उसके ट्रक बिकने बंद हो गए थे। थोड़ी सी ही बातचीत के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि उसके ट्रक बिकने इसलिए बंद हो गए थे क्योंकि वह ग्राहकों के साथ ज़बरदस्ती की बहस करने लगता था। धोखे से भी यदि ग्राहक उसके ट्रक में कोई कमी निकाल दे तो फिर वह ग्राहक के सिर ही चढ़ जाता था। पैट ने मुझे स्वयं बताया कि इस प्रकार वह बहुत सी बहसों में विजयी हो चुका है। फिर उसने मुझे बताया कि मैं प्रातः ही किसी ग्राहक के ऑफिस में यह कहता हुआ निकलता था, आज तो मैंने इसे सबक सिखा ही दिया। सबक तो वह सिखा ही देता था, लेकिन उसे माल नहीं बेच पाता था। मुझे समस्या इस बात की नहीं थी कि पैट्रिक को ठीक बोलना सिखाया जाए, बल्कि मेरी समस्या तो यह थी कि पैट्रिक को अधिक बोलने से तथा फालतू की बहस में पड़ने से रोका जाए। कुछ दिनों बाद पैट्रिक ओ'हेयर व्हाइट मोटर कंपनी के कुशल सेल्समैन बन गए। यह सब कैसे संभव हो सका, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। अब जब भी मैं किसी ग्राहक के ऑफिस में जाता हूँ और वह कहता है, क्या व्हाइट कंपनी कार ट्रक? वह तो एकदम व्यर्थ है। मैं तो इस कंपनी का ट्रक 2 कौड़ी में भी ना खरीदूँ। मैं तो हुज-इट कंपनी के ट्रक ही खरीदूँगा क्योंकि इसके ट्रक बहुत दमदार है। तो मैं कहता, इस कंपनी के ट्रक खरीदने के बाद आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। इस कंपनी के तो सेल्समैन भी बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर ग्राहक तो मुझे देखता ही रह जाता है। अब बहस की कोई संभावना ही नहीं बचती। यदि वह कहता है कि उस कंपनी के ट्रक सबसे अच्छे हैं तो मैं यह मान लेता हूँ और उससे बहस नहीं करता। अब मैं सहमत हो जाता हूँ तो पूरी दोपहर हम हुज-इट के विषय से आगे निकलकर आपकी व्हाइट कंपनी के ट्रक की अच्छाइयों के बारे में बताता हूँ। अपनी व्हाइट कंपनी के ट्रक की अच्छाइयों के बारे में बताता हूँ। लेकिन पहले इससे उल्टा होता था। यदि गलती से भी किसी ग्राहक ने मेरी कंपनी के ट्रक के विषय में कुछ भी कह दिया तो समझो उसकी कुशल नहीं थी। मैं क्रोध के मारे आग बबूला हो जाता था। फिर मैं ज़ोर से हुज-इट कंपनी की बुराई करता था। मेरा ग्राहक मेरी प्रतियोगी कंपनी की उतनी ही अधिक प्रशंसा करता था। फिर वह पूरे मन से वह ट्रक खरीदना चाहता था। पीछे मुड़कर जब भी मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने इतना माल भी कैसे बेच दिया। बहस करने में तथा झगड़ने में मैंने अपने जीवन के अनेक वर्ष नष्ट कर दिए, लेकिन अब तो मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। इससे मुझे बहुत लाभ भी होता है। बेन फ्रैंकल ने भी एक बार कहा था, जब आप बलपूर्वक बहस करके अपने सामने वाले का विरोध करते हैं तो अनेक बार आप जीतने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन यह जीत खोखली होती है क्योंकि इससे आप सामने वाले व्यक्ति का सद्भाव प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप बहस में नाटकीय सैद्धांतिक विजय चाहते हैं या सद्भाव प्राप्त करना।
हाँ, दोनों चीज़ें एक साथ प्राप्त नहीं की जा सकती। बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट में एक बार कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ प्रकाशित हुई थी। यहाँ विलियम जे का शरीर लेटा हुआ था जो मर गया, लेकिन सही रास्ते पर चलने के लिए गाड़ी चलाते समय वह बिल्कुल सही था, पूर्णतया सही, लेकिन वह इतना ही मुर्दा है जैसे गलती उसी की थी। यही बात आप पर भी चरितार्थ होती है। जब कभी आप भी बहस की गाड़ी को तेज़ गति से चलाते हैं तो हो सकता है कि आप पूरी तरह से सही हो, लेकिन जहाँ तक प्रश्न सामने वाले की मानसिकता बदलने का है, आपका प्रयास व्यर्थ ही होगा, क्योंकि आप सामने वाले को कभी गलत प्रमाणित नहीं कर सकते। फ्रेडरिक एस पार्सन्स एक आयकर सलाहकार थे। एक बार वे एक सरकारी टैक्स इंस्पेक्टर से 1 घंटे तक बहस करते रहे। प्रश्न $9,000 का था। पार्सन्स यह कह रहे थे कि यह राशि एक ऐसा कर्ज डेट थी जिसके भुगतान की कोई आशा नहीं थी और इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, बैड डेबिट। प्रश्न ही नहीं उठता, इस पर टैक्स आवश्यक लगेगा। मिस्टर पार्सन्स ने यह कहानी हमारी कक्षा में सुनाई थी। इंस्पेक्टर हटी, भाव शून्य तथा बहुत जिद्दी था। तर्कों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तथ्य भी उसे नहीं पिघला सके। मैंने जितनी अधिक बहस की वह उतना ही अधिक अड़ता चला गया, इसलिए मैंने बहस को छोड़कर चर्चा का विषय बदल दिया और उसकी सराहना करने लगा। मैंने उससे कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि यह तो बहुत छोटी सी धनराशि है जो आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखती होगी, क्योंकि आपको तो बहुत बड़ी धनराशियों के महत्वपूर्ण व पेचीदा मामले निपटाने पड़ते हैं। वैसे तो मैंने भी टैक्सेशन के बारे में बहुत पढ़ा है, फिर भी मेरा ज्ञान मात्र पुस्तकीय है, लेकिन आपने तो इस विषय पर वर्षों तक काम किया है। आप इस क्षेत्र में बहुत अनुभवी है। काश मैं भी आपकी ही तरह अनुभवी होता तो मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था। मैंने उसकी झूठी प्रशंसा भी नहीं की थी, मैंने तो बस उसके चरित्र के सकारात्मक पहलू को देखा था। इसके बाद तो वह इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर तनकर बैठ गया और घंटों अपने बारे में बताता रहा। उसने मुझे बड़े गर्व से बताया कि उसने कितने पेचीदा विषयों को सुलझाया है। फिर तो वह मुझसे मित्र की तरह बातें करने लगा तथा अपने बच्चों के बारे में भी बताने लगा। बातें करते समय उसने मुझसे कहा कि वह इस समस्या के बारे में और विचार करेगा और तथा 2-4 दिनों में निर्णय भी सुना देगा। 3-4 दिनों बाद वह फिर से मेरे ऑफिस में आया और उसने मुझे बताया कि उसने मेरे टैक्स रिटर्न को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। यह कुशल टैक्स इंस्पेक्टर भी साधारण सी मानवीय दुर्बलता को प्रदर्शित कर रहा था। उससे भी महत्व की इच्छा थी। पहले वह मिस्टर पार्सन से बहस करके अपने आप को महत्वपूर्ण प्रमाणित कर रहा था, लेकिन जब मिस्टर पार्सन ने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया तो वह बहस वही समाप्त हो गई तथा वह हठी जिद्दी व्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण तथा दयालु व्यक्ति में परिवर्तित हो गया था। बुद्ध ने सही कहा था, घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जाता है। संशय को भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, सद्भावना, कूटनीति तथा दूसरे गुणों को समझकर समाप्त किया जा सकता है। एक बार अब्राहम लिंकन ने एक नौजवान सैनिक को अपने सहयोगी के साथ बहस में उलझने के कारण बहुत फटकारा था। लिंकन ने कहा, जो व्यक्ति सदैव ही अपनी क्षमताओं का दोहन करने के लिए संकल्पवान रहता है वह अपने व्यक्तिगत विवादों में नहीं उलझता। इसके अतिरिक्त वह परिणामों को अनदेखा कर देता है जिन पर आपका अधिकार दूसरे जीतना ही है। साथ ही उन चीज़ों की भी उपेक्षा कर दो जिस पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाए तो उससे लड़ने के स्थान पर या उससे घायल होने के बजाय उस कुत्ते का रास्ता ही छोड़ देना चाहिए। यदि कुत्ते ने आपको काट लिया होता तो नुकसान तो आपका ही होता, भले ही आप कुत्ते को जान से ही मार डालते। बिट्स एंड पीसेस नाम की पत्रिका में एक बार एक लेख छपा था जिसमें असहमति को बहस में परिवर्तित होने से कैसे रोका जाए इस विषय पर कुछ अनमोल सुझाव दिए गए थे। असहमति का हृदय से स्वागत करें,
स्मरण करें, यदि दोनों पक्ष सदैव सहमत हो जाते तो उसमें से एक की आवश्यकता पहले दिखाता, जिसके बारे में आपके पहले कभी नहीं सोचा था। आपको तो इस बात के लिए उस व्यक्ति का कृतज्ञ होना चाहिए। हो सकता है कि यह असहमति एक सुअवसर हो, जिसके कारण से आप गलती करने से पहले ही उसे सुधार सके। अपनी पहली ही संभावना पर भरोसा ना करें। जैसे ही हमारे सामने कोई मुसीबत आती दिखाई दे तो हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। सावधान रहकर ठंडे नियंत्रण से विचार करें। यह भी तो संभव है कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ना होकर अपने निकृष्टतम रूप में हो। अपने क्रोध पर काबू पाना सीखें। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत कद इसी बात से मापा जाता है कि उसे किन किन बातों पर क्रोध आता है। पहले पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुन ले। अपने विरोधियों को भी बोलने का पूरा अवसर देते हुए उन्हें अपनी पूरी बात कहने दे। उनसे बहस ना करे, ना ही विरोध करे और ना ही स्वयं का बचाव करे। इससे तो कभी ना गिरने वाली दीवार खड़ी हो जाती है। इसके स्थान पर एक सुदृढ़ पुल बनाने का पूरा प्रयास करें। सहमति ढूंढने का प्रयास करें। अपने विरोधियों की पूरी बात सुनने के बाद बात को वहां से प्रारंभ करें जहां से आप अपने विरोधियों से एकमत हो। सदैव ईमानदार बने रहे। सदैव उन तथ्यों को खोजें जिसमें आप अपनी गलतियां मान सकते हैं और अपनी गलती को मानने में विलंब ना करें। फिर अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांग लें। इससे आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। अपने आप से वादा करें कि आप अपने विरोधियों के विचारों पर ध्यानपूर्वक मनन करेंगे। आपके विरोधी सही भी हो सकते हैं। इस परिस्थिति में यह अधिक सरल है कि आप उनके विचारों पर सोचने के लिए विवश हो जाएं, बजाय इसके कि आप तीव्रता से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसी गलती कर बैठे जिससे आपके विरोधियों को बाद में यह कहने का अवसर मिल जाए, हमने तो आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन आपने ही हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। समस्या में दिलचस्पी लेने के लिए आपने विरोधियों को मुक्त कंठ से सराहे। जिस व्यक्ति को आपकी बहस में रुचि है तो इसका अर्थ उसकी रुचि भी उसी विषय में है। उसे अपना सहायक समझिए, क्योंकि वह विरोधी आपका मित्र भी बन सकता है। दोनों पहलुओं से सोचने के पश्चात ही कार्य करें। आप सामने वाले व्यक्ति से उसी दिन, बाद में या फिर अगले दिन भेंट का समय ले सकते हैं और फिर सारे तथ्यों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इस भेंट से पहले अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या यह संभव है कि मेरे विरोधी सही हो या फिर कुछ सीमा तक सही हो? क्या उनके तर्क में कोई बल, कोई सच्चाई है? क्या मैं कोई समस्या निपटाना चाहता हूँ या फिर केवल अपने अहम को शांत कर रहा हूँ? क्या मेरी इस बहस के कारण मेरे विरोधी मुझसे दूर होते जा रहे हैं या फिर मेरे निकट आ रहे हैं? क्या उस बात से मेरी प्रतिष्ठा में कोई बढ़ोतरी होगी तो मैं करने जा रहा हूँ? मुझे जीत मिलेगी या पराजय का मुँह देखना पड़ेगा? यदि मैं जीत भी जाऊँ तो मुझे इसका क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा? यदि मैं इस विषय में शांत रहूँगा तो क्या यह बहस वहीं पर समाप्त हो जाएगी? अपने 50 वर्ष के सफल वैवाहिक जीवन का रहस्य ओपेरा स्टार जैन पियर्स ने कुछ इस प्रकार बताया था। मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले यह समझौता कर लिया था, चाहे हम एक दूसरे से कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, हम यह समझौता निभाएंगे कि जब हम में से एक क्रोधित हो जाएगा तो दूसरा शांत चित्त से उसकी बात सुनेगा। क्योंकि यदि हम दोनों ही बोलने लगे, चिल्लाने लगेंगे तो फिर तो किसी भी बात पूरी नहीं होगी और घर में वाद विवाद तथा शोर शराबे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। सिद्धांत 1। बहस से एक ही लाभ हो सकता है और वह है बहस से बचकर निकल जाना।